इंडिया महागठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। घाटशिला में बीजेपी की जीत का कोई स्कोप नहीं है। बयान आपको सुनाते हैं। घाटशिला उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। उसकी वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है, वो जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी बेवजह बयानबाजी इस तरह की करती है और कहीं ना कहीं उनके बयानों से ऐसा महसूस होता है कि वो हार को स्वीकार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को मौजूदा सरकार से मुक्ति दिलाना है। वहीं सीएम चेहरे पर उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में यह तय कर लिया जाएगा। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। उसकी वजह यह है, गठबंधन की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी मेहनत है और सभी लोगों के त्याग पे ही गठबंधन तय होगा। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो बिहार के लोग हैं उनको जंगल राज से मुक्ति मिले और जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में रख करके गठबंधन हो, ना कि किसी दल को केंद्र बिंदु में रख के गठबंधन हो। मुख्यमंत्री का जो भी चेहरा होता है उसको विधायक दल के नेता में तय, जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तब वो तय होता है विधायक दल की बैठक में। हम समझते हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुन लिया जाएगा। कहीं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात फिर से चर्चा में आ गई है। बोकारो से नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने राजेश ठाकुर के सामने स्लीपर सेल को आगाह करते हुए निकलने तक की बात कही है। लेकिन राजेश ठाकुर ने इस तरह की बात करने वालों को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जवाहरलाल मेहता ने संगठन से मिले पावर की बात करते हुए स्लीपर सेल को हटाने की बात कही। झारखंड की राजनीति में आदिवासी और कुर्मी समाज आमने सामने है। कुर्मी समाज की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज मुखर है, तो वहीं कुर्मी समाज की ओर से रैली का आह्वान किया जा रहा है। रांची में 11 जनवरी को महारैली का ऐलान किया गया है। जेएमएम ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने भी जेएमएम पर पलटवार किया है। पक्षी तो भड़काने का काम कर रहे हैं, विपक्षी आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। कैसे झारखंड को मणिपुर बना दिया जाए, उस पर पूरा कवायद विपक्षियों की भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे जो कुकी और मैतेई के बीच लड़ाई, जो संघर्ष हुआ, पूरा देश देखा उसकी भयावहता को। मुझे लगता है ये सारा कुछ षड्यंत्र जो हो रहा है ये सरकार के द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किया जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, रोजगार देने के मुद्दे पे, नियुक्ति कैलेंडर जारी करने के मुद्दे पे, इन सब सारी चीज़ों को हटाने के लिए अब वो सामुदायिक उन्माद जो फैल रहा है उसको सरकार रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि राजधर्म निभाइए, दोनों पक्षों को बुलाइए। और आज इस बीच बड़ी खबर है, जहां लघु खनिजों के आवंटन पर रोक जारी है। रोक हटाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। राज्य सरकार को फिर से झटका लगा है। जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं, तब तक रोक जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पेशा नियमावली को लेकर जानकारी दी। 17 विभागों से मंतव्य मांगने की जानकारी दी। सभी विभागों से राय मिलते ही पेशा नियमावली को कैबिनेट में भेजने की जानकारी दी गई है। 30 अक्टूबर को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। ताजा मामला हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड का है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 3 करोड़ रुपए गंवा दिए। मामले में युवक ने बताया कि साल 2022 से उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगी। प्रारंभिक दौर में वह 20 से 30 लाख रुपए तक जीता और इसके बाद धीरे धीरे हारता चला गया और अब यह आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। युवक ने गेम खेलने के चलते कई लोगों से कर्ज भी लिया था। युवक पर अब दबाव इस तरह का
पड़ा है कि वह हजारीबाग एसपी कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचा और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि उसे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। पूरे मामले में हजारीबाग के एडिशनल एसपी अमित कुमार भी कहते हैं कि ऑनलाइन गेम को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। ऑनलाइन गेम एक बहुत बुरी लत है जो घरों को बर्बाद कर रही है। दोस्तों के द्वारा मुझे कुछ लिंक शेयर हुआ था ऑनलाइन गेमिंग का, वो मैं स्टार्टिंग किया हूँ तो धीरे धीरे मैं खेलते गया। कुछ शुरू में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे डिफरेंट ऐप में मैं खेलते गया। एक उसका कंपनी का नाम है सेटबेट, फेयर प्ले, बेटवे, ये सब कंपनी में पैसे लगाते गया। धीरे धीरे लॉस होते गया। ऑनलाइन गेमिंग जो आज के दिन में देखेंगे कि काफ़ी सारे युवा जो स्टूडेंट्स हैं इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं और ये एक अच्छी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। इसको बैन भी कर दिया गया है और इसके लोभ लालच में नहीं फंसे। पिछले दिनों हमारे कटकमदाग में और इचाक थाने में भी, हजारीबाग जिले में इस संबंध में FIR दर्ज किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल एक लत है और एक बैंड है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण एक हजारीबाग में भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के रहने वाले एक शख्स जो है वो लगभग इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आके लगभग 3 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। आज की हालात ये है कि वो जो है बिल्कुल शून्य पर पहुंच गए हैं और इसी को लेकर जो है वो हजारीबाग के एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि ये जो है विस्थापन क्षेत्र से आते हैं और इन्हें जो है विस्थापित के बदले 2 करोड़ रुपए लगभग दिए गए थे और उसे जो है इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो खत्म कर दिया। इसके साथ ही अपने एक अन्य लोगों से भी लगभग 1 करोड़ रुपए कर्ज लेकर उसे भी उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो बर्बाद कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन भी हम लोगों से अपील करती है कि आप जो है ऑनलाइन गेमिंग से बचे, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि इसमें ठगी के अलावे जो है कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। देखने वाली बात हुई कि इस तरीके से मामले को लेकर प्रशासन ऐसे गेमों पर क्या प्रतिबंध लगाती है, क्या कुछ आगे जो है जांच कर कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इस बीच राज्य से बड़ी खबर है, जहां DMFT फंड की राशि के खर्च का ऑडिट वित्त विभाग कराएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। खनन प्रभावित जिलों को अब तक 16,657 करोड़ का राजस्व मिला है। पहले चरण में 5 जिले धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़, पलामू का ऑडिट होगा। 5 टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। 5 महीने में रिपोर्ट फिर से मांगी जाएगी। तो देखिए, 5 टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। रांची से ये बड़ी खबर, जहां DMFT फंड में अनियमितता की शिकायत सामने आई और इस शिकायत के बाद से अब खबर है कि DMFT फंड की राशि के खर्च का ऑडिट वित्त विभाग कराएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, DMFT फंड की राशि के खर्च का ऑडिट किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे लेकर स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। अब इस फैसले के बाद सियासत भी तेज है। आपको सुनाते हैं इस फैसले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। स्वागत योग्य कदम है। सरकार संवेदनशील है। सरकार के संरक्षण में या सरकार की मदद से कहीं भी एक उदाहरण नहीं मिलेगा जहां भ्रष्टाचार हुआ हो। बगल में बिहार है ना, 70,000 करोड़ का गोलमाल करके एजी ने आपत्ति जताई, कोई हिसाब किताब नहीं है। खनन के क्षेत्र में, माइनिंग एरियाज में DMFT फंड को लेकर सरकार गंभीर रही है। उन क्षेत्रों का विकास हो, वहाँ पर एजुकेशन हो, सड़कें हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। गंभीरता सरकार की है। केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते थे कि राज्य सरकार को मदद नहीं करती है, लेकिन DMFT का जो फंड है, जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों में होता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए उसकी बड़ी पैमाने पर बंदरबांट हुई है, उसका डाइवर्जन हुआ है। जिन क्षेत्रों में उसे नहीं यूज़ करना चाहिए उसे किया गया है और लगातार इस पर कई बार मामले कोर्ट में भी दायर हुए हैं। अब जाकर सरकार की नींद टूटी है। और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां ग्रामीणों ने आटा बंगाल के पास से प्रतिबंधित मांस ले जाते एक टोटो को पकड़ा। उन्होंने टोटो के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बोरे में भरकर प्रतिबंधित मांस को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। ग्रामीण और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने टोटो को पकड़ लिया। ये कि एक टोटो चालक है जो गाय का मांस लेके जा रहा था बोरा में भर के, और
का यह भी कहना है कि जिप्सी गाड़ी जो इन्होंने रोका था पहले, जिप्सी गाड़ी ने पैसा लेके उस टोटो वाले को भेज दिए यहाँ से। फिर हमारे कुछ साथी ने उसे ऑल इन वन के बाहर गाड़ी ओवरटेक करके पकड़ा और यही बरामद किया कि बोरा में बहुत भारी मात्रा में गाय का मांस पड़ा है। और गढ़वा से इस बीच बड़ी खबर, जहां 9,000 क्विंटल चावल और गेहूं गायब हो गया। पीडीएस लाभुक तक अनाज पहुंचा नहीं। 3 करोड़ रुपए के अनाज गायब हैं। 27 ट्रक अनाज बीच रास्ते से गायब हो गया। डीसी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोदाम प्रबंधक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बर्खास्त किया गया है। 3 मिलर, आरडीएस एंड सन्स राइस मिल, ज्योति राइस मिल और रामेश्वरम राइस मिल को शुकॉ जारी किया गया है। तो गढ़वा से खबर है, जहां पर अनाज में बड़ा घोटाला सामने आया है। गोदाम प्रबंधक इस मामले में निलंबित किए गए हैं। झारखंड के सबसे घने जंगल सारंडा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 31,468.25 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले पर जेएमएम ने खुशी जताई है। जेएमएम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा साफ थी कि जंगल बर्बाद न हो। सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं को समझा है और यह फैसला स्वागत योग्य है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्य सरकार का दायित्व है। ये सोच थी कि हमें जंगल को भी बचाना है, जंगली जानवरों को भी बचाना है, जो खनन हो रहा है उससे भी बचाना है, क्योंकि उस खनन से जुड़े कई उद्योग धंधे हैं। कितने बड़े धनराशि की प्राप्ति राजस्व के रूप में राज्य सरकार को होती है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ माटी के बेटे हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगलों में जिनका गांव है, उनको परेशानी न हो। जंगल को संरक्षित करने के लिए कहा गया था और उसमें विवाद भी चल रहा था, लेकिन पुनः संशोधित हुआ है और उस संशोधन के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसकी स्वीकृति दी है। तो ये राज्य सरकार का दायित्व है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उसको संरक्षित करने का काम करें। धनबाद के प्रतिष्ठित आईआईटी आईएसएम की उपलब्धि में इजाफा हुआ है। गुरुवार को पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आईआईटी आईएसएम धनबाद में यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच मुंबई में हुई बैठक के बाद की गई। यह पहल भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, टिकाऊ और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईआईटी आईएसएम के डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार ने पीएम मोदी की इस घोषणा पर आभार जताया और अपनी बात रखी। क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस आईएसएम धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। धनबाद आईआईटी आईएसएम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी आईएसएम को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। ब्रिटेन की मदद से मिनरल सप्लाई चेन का केंद्र आईआईटी आईएसएम होगा, जो ऊर्जा और उद्योगों के विकास में एक नई दिशा देगी। यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना आईआईटी आईएसएम में होना है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। मुंबई में कीर स्टारमर की बैठक हो रही थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आईआईटी आईएसएम का जिक्र किया और साथ ही साथ इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री के द्वारा आईआईटी आईएसएम का जिक्र करने से आईएसएम प्रबंधन काफी खुश है और प्रोत्साहित है। उनका कहना है कि क्रिटिकल मिनरल देश में होने से देश के विकास को गति मिलेगी और प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। और अब जब प्रधानमंत्री ने आईआईटी आईएसएम के बारे में इतनी बड़ी घोषणा की है,
तो इससे ITISM प्रबंधन उत्साहित है और उसे एक बूस्टर के रूप में प्रबंधन देख रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। अमृत भारत स्टेशन योजना में लोहरदगा रेलवे स्टेशन का नाम शामिल होने के बाद रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे स्टेशन को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है। रेलवे स्टेशन की दीवारों पर झारखंडी कला संस्कृति की पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है, जिससे रेलवे स्टेशन की रौनक बढ़ गई है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर लिफ्ट, VIP लॉज, AC वेटिंग रूम, हाईटेक CCTV, सड़क, कॉरिडोर जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे के ABSS योजना के तहत लोहरदगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी है, प्लेटफॉर्म का सौंदर्यीकरण हुआ, लाइटिंग अरेंजमेंट हुआ है, अप्रोच रोड का सौंदर्यीकरण हुआ है, जितने भी बाउंड्री वॉल है उसमें सोहराय का पेंटिंग हुआ है। देश में अमृत भारत योजना के अंतर्गत 1273 रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं इस सौंदर्यीकरण में और अमृत भारत योजना में लोहरदगा स्टेशन का भी नाम शामिल है। लोहरदगा स्टेशन में तेज़ी से कार्य किया जा रहा है यात्रियों की, जिससे सुविधा मिल सके। लोहरदगा स्टेशन में रैंप, लिफ्ट, यात्री सेट और यात्री प्रतीक्षालय के साथ साथ कई ऐसी कार्य किए गए हैं जो कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, इन लोग काम कर रहे हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पे सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है? जी, काम तो सौंदर्यीकरण का हो रहा है, जिसमें प्लेटफार्म को सौंदर्यीकरण किया गया, लिफ्ट लगाया गया है, प्रतीक्षालय बना, फर्स्ट वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, आपका रैंप बना दिव्यांगजन के लिए। लोहरदगा रेलवे स्टेशन को हाईटेक रूप देने के लिए कार्य लगातार तेज कर दिया गया है और लगभग कार्य पूरी हो चुकी है। यहाँ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब तक किया जाता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। खबर चाईबासा से है, जहां के नवामुंडी प्रखंड के 3 गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। डायरिया की चपेट में आकर पिछले 4 दिनों में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार हैं। टाटा स्टील के नवामुंडी स्थित अस्पताल में डायरिया पीड़ितों का इलाज चल रहा है। डायरिया फैलने की खबर मिलने के बाद से ही टाटा स्टील फाउंडेशन की मेडिकल टीम ने इन गांवों में पहुंचकर इलाज शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पेयजल पीने से डायरिया की शुरुआत हुई है। खबर गिरिडीह से है, जहां गावा थाना क्षेत्र में झारखंड और बिहार की उत्पाद विभाग की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने वाली कई भट्टियों को नष्ट किया है। मौके से टीम ने भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को भी नष्ट किया। टीम ने ड्रोन कैमरे के सहारे गांव में संचालित शराब की भट्टियों को खोज कर निकाला और फिर उसे नष्ट किया। इस दौरान शराब कारोबार में शामिल 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कार्रवाई हम लोग का गावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलेटिहा गांव और बरमसिया गांव के अंतर्गत हुआ है, जिसमें बिहार साइड से नवादा जिला से आए हुए निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा एवं ड्रोन प्रभारी के सहयोग से हम लोगों ने सुदूर क्षेत्र में अवैध चुलाई शराब भट्टी का उद्भेदन किया और उसका हम लोग छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब और जावा महुआ को जब्त किए और नष्ट किए। जामताड़ा के मेहजाम में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जहां दंपति को नाले का पानी घर में घुसने का विरोध करना महंगा पड़ गया। दंपति के पड़ोसी ने मिलकर दोनों पर रॉड से जानलेवा हमला किया। घटना के बाद पति पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कस्तूरबा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर परिषद की लापरवाही और जाम नालियों की समस्या ही इस पूरे विवाद की जड़ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर में कचरा डाल देता है, घर में आके लात भी मारता है, घर में आके गंदा पानी फेंक देता है, बोलता छोटा जाति में रहने नहीं देंगे। कब से हो रहा है ये घटना? तो बहुत दिन से चल रहा है, हम लोग का केस भी चल रहा है। रांची में महापर्व छठ को लेकर निगम की तैयारियां और दावे दोनों नजर आ रहे हैं। जलाशय और छठ घाटों में जलस्तर को लेकर निगम की ओर से सूची जारी कर दी गई है। इसमें 26 हाई रिस्क, 14 मीडियम और 26 लो रिस्क के छठ घाट। दरअसल इस बार ज्यादा बारिश की वजह से राजधानी के सभी छठ घाटों का जलस्तर काफी ज्यादा है।
इसको लेकर हाई रिस्क वाले छठ घाटों के डेंजर यानी गहराई वाले इलाकों में लाल रिबन लगा दिए गए हैं। रांची के बड़ा तालाब की बात करें तो छठ घाट की सीढ़ियां और पानी का हरा रंग अभी भी चिंता का विषय है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के बाद अब वहां पर छठ को लेकर रांची नगर निगम पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है और इसको लेकर आपको जो छठ घाट है राजधानी रांची के, उसको लेकर एक लिस्ट जारी की गई है। जी हाँ, लगातार बारिश के बावजूद राजधानी रांची के जो छठ घाट हैं, जो जलाशय हैं, वहाँ जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसको लेकर 3 कैटेगरी में जारी किया गया है लिस्ट, जिसमें आपको हाई, मीडियम और लो रिस्क वाले छठ घाटों की सूची तैयार कर उनकी संख्या भी बताई गई है। हम इस समय राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास हैं, जिसे हाई रिस्क छठ घाट की श्रेणी में रखा गया है और बता दें कि हाई रिस्क जो छठ घाट है उसकी संख्या 26 है, जो मीडियम है वो 14 है और जो लो रिस्क है उसकी संख्या भी 26 है। तो देख लीजिए कि बड़ा तालाब की स्थिति क्या है। बड़ा तालाब का जो पानी का रंग है अभी भी हरा है। यहाँ पर छठ व्रती आएंगे, साफ सफाई हालांकि यहाँ पर कर ली गई है, लेकिन चारों तरफ अभी भी साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जो पानी का रंग है वो परेशानी का सबब बन सकता है, बीमारी की एक बड़ी वजह बन सकता है। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाल रिबन लगाया गया है, चूँकि आप इसका मतलब साफ है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर डूबने का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में ठीक 15 फीट के आगे यहाँ पर लगा दिया गया है लाल रिबन कि वहाँ पर खतरे के निशान से कोई भी लोग उधर नहीं जाएं। निगम के द्वारा बैठक बुलाया गया था, उसमें भी सारे प्रॉब्लम को समिति के द्वारा रखा गया है। ये 75वां साल है हम लोग का छठ व्रतियों के सेवा के लिए और इस वर्ष भी हम लोग की तरफ से तो पूरा तैयारी है। महापर्व के दौरान छठ व्रती सीधे जलाशय में उतरते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, तो वैसी स्थिति में पानी का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। बड़ा तालाब की बात करें तो स्वच्छता दूर से नजर आ रही है, लेकिन पानी का रंग ये बता रहा है कि अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18